हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है फाइनल अकाउंट, डे 79। फाइनल अकाउंट, ओके। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हर चैप्टर में, उसका इंट्रोडक्शन, वो हम लोग शुरू करते। ध्यान से आप हर बात को मेरी सुनते जाना। आपको याद होगा जब हम लोग ने ये जर्नी शुरू किए थे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की, सबसे पहले चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपको पढ़ाया था, उस अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने सीखे थे, उस चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने सबसे पहला चैप्टर किए थे कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले एंटिटी ट्रांजैक्शन। सो आपने जस्ट 1 मिनट, आपको हर बात मेरी ध्यान से सुनते जाना रहेगा, ओके। सो अकाउंटिंग प्रोसेस, जस्ट 1 मिनट, क्या थी अकाउंटिंग प्रोसेस? ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले एंटिटी, एंटिटी में क्या होता है, फिर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में फिर हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में पढ़े थे कि हो सकता है वो रिकॉर्डिंग जर्नल, कैश बुक, अदर सब्सिडियरी बुक, देन रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर। लेजर में बहुत से अकाउंट्स बनते हैं। ये अकाउंट में फिर हम लोग जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में जो हमने लिखे, वो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जब हम अकाउंट्स में लिखते हैं, उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। फिर इस पोस्टिंग करे बाद हम उन अकाउंट्स की टोटलिंग और क्या कहते हैं, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। देन फिर उस अकाउंट की टोटलिंग और बैलेंसिंग करके जो बैलेंस आते उसे हम लिखते, बनाते ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दी हुई रहती, जो कि इस चैप्टर में बात करने वाले। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप एडजस्टमेंट एंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाती है, तो बात करेंगे। और फिर इसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी हम बुलाते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट के नाम से भी बुलाते हैं। ध्यान से, कॉमर्स के जो बच्चे जिन्होंने 11th-12th कॉमर्स में पढ़े, ये चैप्टर आपने जरूर पढ़े होंगे 11th-12th में। 11th-12th में आपने जरूर ये चैप्टर पढ़े होंगे और शायद आपने उसको समझ के करोगे, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आपने उस चीज़ को याद करे होंगे। ठीक है, ये चैप्टर इतना अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को मेरे समझना है और ध्यान से हर बात को मेरी सुनते जाना है। अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है वो यहां से शुरू होती है सर, एंटिटी, फिर ट्रांजैक्शन, फिर ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग एंड लेजर, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर में हम लोगों को जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रायल बैलेंस दी हुई रहेंगी और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दी हुई रहेंगी, और क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि फाइनल अकाउंट बनाओ। क्या चीज पूछा जाएगा? फाइनल अकाउंट बनाओ।
अगर आपको ख्याल होगा, और ख्याल रहना ही चाहिए, जो अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर जो हम लोगों का था, वहां पे एक्चुअल में आपको ट्रायल बैलेंस तक मैंने सिखाया था। उस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 1 रहता है, उसमें आराम से एक एक चीज आपने समझी थी कि एंटिटी क्या होता है, ट्रांजैक्शन कैसे लिखे जाते, फिर रिकॉर्डिंग कैसे होती है उसकी, फिर लेजर क्या होता है, अकाउंट्स बनाए थे हम लोगों ने, फिर उसकी पोस्टिंग कैसे करा जाती है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग क्या होती है, फिर उसके ट्रायल बैलेंस बनाए जाता है। आपने यहां तक आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हो। इस चैप्टर में जहां पे आपने खत्म की थी चैप्टर नंबर 1, ये वहां से शुरू होता है चैप्टर। इस चैप्टर में आप लोगों को ट्रायल बैलेंस देगा, इस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में देगा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा उसके नीचे, और उसके बाद आपसे कहेगा, ये हमसे पूछा ये जाएगा। ये दो चीज जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा वो हमको क्वेश्चन में दी जाएंगी, ये दो चीज हमको क्वेश्चन में दी जाएंगी, और क्वेश्चन में पूछा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा। बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को आप सुनते जाएंगे, कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनते जाना बातों को। तो ये दो चीज हमको क्वेश्चन में देगा और ये हमको बनाना रहेगा। कोई भी बिजनेसमैन हो बेटा, कोई भी बिजनेसमैन, वो जरूर ये चाहेगा कि जब साल खत्म होता है तो उसको उसका परफॉर्मेंस पता चले, उसको ये पता चले कि उसके बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। वो चाहेगा कि फाइंड आउट करे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये पता लगाना चाहेगा। तो वो कैसे पता लगाएगा? तो एक फाइनल अकाउंट, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के आखिरी में वो बनाता है, और वो दो चीज हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्या चीज ये होती है, आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाएंगे, तो यहां पे दो चीज हम लोगों को, या इसी में मैं लिखता हूं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को दो चीज ये बनाना है हम लोगों को। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को दो चीज बनाना रहेगा। कौन सी दो चीज रहेगा? एक बनाना रहेगा हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट। एक क्या बनाना रहेगा हमें? इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट में भी दो चीज आपको पढ़ना रहेगा, और वो दो चीज रहेंगी आप लोगों की ट्रेडिंग अकाउंट। वो दो चीज रहेंगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इनकम स्टेटमेंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताता है, क्या बताता है? वो आपको बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये क्या बताता है? दो चीज ये आपको बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आपको बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये आपको बताएगा कि आपका प्रॉफिट है, लॉस है। तो कुछ लोगों के दिमाग से फिर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट तो अलग चीज है कि जब दोनों परफॉर्मेंस बताते, तो मैं आपको थोड़ी देर बात करूंगा पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट करके कोई चीज हम बात करेंगे भी आगे। एक चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या आपका ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट आपको बना, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से बुलाया जाता है। दूसरी चीज जो होती है आपकी, वो आपका होता है पोजीशन स्टेटमेंट। ये पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है? ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताता। तो यहां पर आप जो बनाते वो रहती है आपकी बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं आप यहां पे? बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट बेटा आपको बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो एक आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रहा है और एक आपको फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है। सो यहां पे मैंने कहा कि ये हमको क्या चीज बता रहा है? ये हमको बता रहा है कि हम लोगों का यहां पे परफॉर्मेंस कैसा है। व्हाट डू मीन बाय परफॉर्मेंस? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाएंगे, व्हाट डू मीन बाय परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता? कितना हमको लोगों से लेना है, हमारी क्या क्या संपत्ति है, इन अदर वर्ड्स एसेट ये बताता है कि कितनी है, और लाइबिलिटीज कितनी हमको बताता है। ओके, एसेट कितनी और लाइबिलिटीज कितनी हमको बताता है। तो ये हमको बताएगा कि हम लोगों का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हमें बताता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये बताता है। इसका मतलब इस चैप्टर में जब हम लोग यहां पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे,
तो एक इनकम स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रहेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और हमको एक चीज कौन सी पढ़ना है, बैलेंस शीट। आराम से एक एक चीज आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को कोई एंटिटी से नहीं पढ़ना है, कोई एंटिटी से नहीं, यहां से नहीं शुरू करना है हमको। तो जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से जो हाईलाइट करो, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये चीज हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई रहेंगी। सो ये क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोगों को रहेगा, और हम लोगों को उसके आगे का बनाना, ये क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ रहेगा, उसके आगे का यहाँ पे बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको इस चैप्टर में बनाना रहेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पीनल अकाउंट और बैलेंस शीट होती है, जो कि परफॉर्मेंस बताता है और एक क्या बताता है, आपकी पोजीशन बताता है। वैसे आप लोगों को जो सिलेबस है सीए फाउंडेशन या अकाउंट्स का, एंटिटी ख्याल रखना है आप लोगों को, दोनों एंटिटी जो होती है आपकी, दो तरह की ये एंटिटी आप देखोगे। कौन सी दो तरह की एंटिटी? पहले हम लोग बात करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, और फिर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। जनरली स्टूडेंट्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, ये वाला जो पार्ट है, बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं इसको। अरे क्या सर, ये नहीं करना, एग्जाम भी नहीं आता, डिफिकल्ट भी लगता है, कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड अपने दिमाग से निकाल देना, डिफिकल्ट वर्ड अपने दिमाग से निकाल देना। वर्ड ही मेरे को अच्छा नहीं लगता, डिफिकल्ट वर्ड अच्छा नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बस बातें ध्यान से सुनना है आपको। तो हम लोग जब शुरू करेंगे बेटा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज से शुरू करेंगे। जैसे अगर आप आपके बुक देखेंगे, आपको यहीं पे फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, यहां से शुरू हो रही बात। तो यहां से हम लोग यहाँ पे शुरू करें, बस बातों को आप मेरी ध्यान से सुनेंगे, और इसके बारे में चैप्टर जब 70-80% इस पे, अभी 20% इस पे आपका चैप्टर है। ओके, सो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका होता है, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस शीट है आपकी, ओके, ये बैलेंस शीट है, और आपका ये बैलेंस शीट है, और ये एक बैलेंस शीट बनाना, और आपके ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो एक और चीज ख्याल रखिए, मैं यहीं पे लिख भी देता हूं कि ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका बताता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये बताता है आपका पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस। इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, आगे चल के इसके बारे में बात होगी बेटा। जस्ट 1 मिनट, ओके, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, वो क्या आगे चल के हम उसके बारे में बात करने वाले। अब यहां पे जब आपको क्वेश्चन में ये दो चीज दी हुई रहेंगी बेटा, ये दो चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेंगी, ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो जो बच्चे कॉमर्स से 11th-12th करें, शायद इनफैक्ट मुझे मोस्ट प्रोबेबली आपने ऐसा ही करे होंगे, आपने इन एडजस्टमेंट एंट्रीज को रटे होंगे, इन एडजस्टमेंट एंट्री को रटे होंगे। बिल्कुल भी नहीं रटना, बिल्कुल भी रटना नहीं। हमेशा अकाउंट्स के बेसिक को थामे रखो, हमेशा अकाउंट्स के बेसिक को आप बेटा थामे रखो, और बहुत अच्छे से उस कंसेप्ट के पीछे लगे रहना, सोचते रहना। आपको कोई चीज भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अप्रोच रहेंगी। तो कुछ चीजें मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उसके पहले मुझे आपसे कुछ चीजें आपसे बात करना है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़े हो। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की मैं अगर बात करूं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं, तो ये आपने कहां पे पढ़े? आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़े, ठीक है। क्या चीज आपने देखी थी बच्चों वहां पे? अभी सिर्फ आपका फोकस किस पे रहना चाहिए? मेरी बातें सुन, आपको सिर्फ अभी सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको पीडीएफ ऐसे भी इसकी मिल जाती है। आपका फोकस अभी सिर्फ किसके ऊपर रहना चाहिए? मेरी बातों पे रहना चाहिए। सो सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, बैलेंस इन द अकाउंट, और यहां पे अपन कुछ और लिखूंगा मैं। सबसे पहले आपका नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट,
type of account, balance in the account is effect of the transaction, effect of the transaction on it, increase it, डिक्रीज इट। ओके, अभी ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब आप सबको पता है एक हमारा इस वन में यह आपने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़े हो। क्या चीज, एक होती है हमारी एसेट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, एक होता है लायबिलिटी, फिर आपने देखी एक्सपेंसेस और इनकम। एसेट जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि एसेट में सिर्फ रियल अकाउंट ही आते हैं। ये मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में भी आपसे कहा। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि एसेट में सिर्फ रियल अकाउंट आते हैं, ऐसा नहीं है। एसेट में रियल अकाउंट भी आते हैं और पर्सनल अकाउंट भी एसेट में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेटर्स है ना, एसेट है ना डेटर्स। अब तो इतना आगे आ चुके, फाइनल अकाउंट चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। सो एक होता है आपका पर्सनल डेटर्स, जैसे पर्सनल अकाउंट है वो क्या एसेट है, डेटर्स। सो एक एसेट रियल अकाउंट भी हो सकती है, कैश आपका रियल अकाउंट है ना, फिक्स एसेट आपका रियल अकाउंट है, तो वो एक एसेट भी हो सकती है और एक पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है एसेट। अब कैपिटल कौन सा अकाउंट है, ओनर का होता है, वो एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। लायबिलिटी ये भी एक पर्सनल अकाउंट है, ये भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होता है और इनकम भी नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम भी क्या होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब एसेट के कौन से बैलेंस होते, एसेट के कौन से बैलेंस होते, एसेट के बैलेंस होते हमारे डेबिट बैलेंस, डीआर मींस डेबिट बैलेंस। कैपिटल के कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते, डेबिट बैलेंस। इनकम के कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस। ओके, वी ऑल नो, हम ना फाइनल अकाउंट चैप्टर पे आ चुके हैं। वी ऑल नो कि एसेट के डेबिट बैलेंस होते, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते, लायबिलिटी के भी क्रेडिट बैलेंस होते, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते, इनकम के कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस होते। तो जिसके डेबिट बैलेंस होते, जिसका क्या होता है डेबिट बैलेंस होता है और उसका आप डेबिट करो तो आप ऐड, डेबिट डेबिट क्या होता है ऐड, क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है ऐड, डेबिट क्रेडिट क्या होता है माइनस। अब एक चीज ख्याल रखें, जिनके डेबिट बैलेंस होते और अगर वो चीज बढ़ती है तो हमें और डेबिट करना। अगर किसी का डेबिट बैलेंस है और उसको बढ़ाना है तो उसको डेबिट करना, ये अपन अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अभी चैप्टर में 11 चल रहा है अपना। ओके, तो जिसके डेबिट बैलेंस होते उसको आप इंक्रीज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और अगर उसको डिक्रीज करना पड़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो अगर एसेट के आपके डेबिट बैलेंस होते और अगर ये इंक्रीज होता है, स्क्रीन पे यहां देखो इंक्रीज और ये डिक्रीज, अगर ये इंक्रीज होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और डिक्रीज होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अब जैसे कि यहाँ पे मैं पहले डेबिट बैलेंस वालों की बात करता हूँ, ये एक्सपेंसेस है बेटा, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, उसके कौन से बैलेंस होता है, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस। तो ये इंक्रीज होगा तो डेबिट करना पड़ेगा, डिक्रीज होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना होगा। इसका मतलब जिसके डेबिट बैलेंस होते वो इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन कई चीजें है, बाकी चीजें जो तीन चीज इसके बारे में बात करेंगे, जिनके क्रेडिट बैलेंस होते, जिनके कौन से बैलेंस होते हैं आपके, क्रेडिट बैलेंस जिनके होते, जिनके क्रेडिट बैलेंस होते वो अगर इंक्रीज होते हैं, जिसके क्रेडिट बैलेंस तो, और अगर वो बढ़ते और तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते, जब भी ये बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके क्रेडिट बैलेंस होते। और जब भी वो डिक्रीज होंगे तो मुझे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा उन्हें। इसका मतलब जिसके डेबिट बैलेंस है, जिसके डेबिट बैलेंस है अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करना पड़ेगा और अगर वो कम होता है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। जिसके क्रेडिट बैलेंस होते अगर वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना पड़ेगा और डिक्रीज होगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना होगा। अब यहां पे बच्चों
ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्यों बता रहा हूं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में पढ़े, इतने चैप्टर्स हम लोगों ने किए बेटे, इतने चैप्टर्स किए, वहां पे एंट्रीज इतनी सारी फॉर्म कर, अब आपको एंट्रीज भी पास करना। लेकिन ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आपके सामने जो टेबल आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजों को हम लोगों को याद नहीं करना है, चीजों को हम लोगों को याद नहीं करना है। आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। तो चीजों को हमको क्या करना है, अच्छे से एक एक चीज को समझना है। तो सबसे पहले जो आपके एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम जो है आपकी, हमने ये जाने एक बार अभी रिवाइज करें कि उसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा, हमने बात की अभी। अब ये क्यों मुझे, कहां मुझे ये मदद करती है ये चीज आपको हेल्प, ये जब आपको ट्रायल बैलेंस, अभी आगे बात होंगी अभी थोड़ी देर में, ये ट्रायल बैलेंस जब आपको क्वेश्चन में जो देगा, ट्रायल बैलेंस आपको जो क्वेश्चन में देगा, तो ये वहां पे आपको जो बैलेंसेस लिखे रहेंगे, ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे बैलेंसेस लिखे हुए होंगे। कुछ एसेट के होंगे, कैपिटल होंगे, लाइबिलिटीज होंगे, एक्सपेंस होंगे, इनकम होंगी। तो ये ट्रायल बैलेंस में मुझे ये बैलेंसेस देंगे। तो कहां पे बैलेंसेस देंगे बेटा, ट्रायल बैलेंसेस में मुझको ये बैलेंस देगा। और ट्रायल बैलेंस जब मैं बैलेंसेस इन अकाउंट के देखूंगा तो चीजों को याद नहीं करना है, आपको उसका नाम देख के, नेचर पहचान के, आपको नेचर देख के आपको पहचानना पड़ेगा, क्यों एसेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है। और आप ऑब्जर्व करोगे, अभी आगे भी बात होगी, आप ऑब्जर्व करोगे ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट बैलेंस कॉलम रहता है, ट्रायल बैलेंस में आपके अमाउंट के दो कॉलम रहते हैं, एक डेबिट बैलेंस कॉलम रहता है और एक क्रेडिट बैलेंस कॉलम रहता है। डेबिट बैलेंस में आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस में एसेट और एक्सपेंसेस ही मिलेंगे, एसेट और एक्सपेंस, आगे भी इसके बारे में भी बात होगी। सो ट्रायल बैलेंस में हमेशा हमको एसेट और एक्सपेंसेस ही मिलेंगे डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस कॉलम, क्योंकि उनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। और क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में हमको कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम ही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो ये आपको मदद करेगा ट्रायल बैलेंस में नेचर जो है, उसके अकाउंट को पढ़ के उसके नेचर को पहचान के आप बता दोगे कि सर क्या चीज है। अब उसके बाद एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी, डेबिट, क्रेडिट, आप यूं बताओगे कि क्या चीज है। वो डेबिट में है तो वो तो आपकी एसेट और एक्सपेंस होगी, क्रेडिट में नहीं तो इनकम, लायबिलिटी या कैपिटल होगा। लेकिन ये जो इंक्रीज और डिक्रीज का जो एक खेल है, ये आपको मदद करेगा बच्चों, ये आपको मदद करेगा एडजस्टमेंट एंट्री, ये आपको मदद करेगा एडजस्टमेंट एंट्री फॉर्म करने के लिए। ये किस चीज में मदद करेगा आपको बेटा, ये आपको एडजस्टमेंट एंट्री, आपने देखिए यहां पे कि जब हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करें, जो फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें ट्रायल बैलेंस आप लोगों को बच्चों और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगी। एडजस्टमेंट एंट्री तो हमको भी पास करना रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। तो ट्रायल बैलेंस और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये ट्रायल बैलेंस आपको इसमें मदद करने वाला, ये वाले पॉइंट, और जो एडजस्टमेंट एंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन की पास करना है, ये एडजस्टमेंट एंट्री, ये चीज आपको मदद करेंगे। कोई भी चीज याद नहीं कर रहा, 11th 12th में ये फाइनल अकाउंट बड़ा फेवरेट चैप्टर रहता है, 11th में भी रहता है, आई थिंक 12th में तो रहता ही, 11th में भी रहता है शायद। अब ये आपको 11th 12th में फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़े, आप ये जो कॉमर्स वाले वो समझ सकते हैं मैं भी क्या बोल रहा हूँ। आपको जो एडजस्टमेंट एंट्री रहती थी उसको आप रटते थे, दो इफेक्ट रहते थे, उसके दो इफेक्ट आप रटते थे मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपने समझ के गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मोस्ट प्रोबेबली आप रटते होंगे चीजों को कि इसको यहाँ पे एक इफेक्ट देना, दूसरा इफेक्ट यहाँ देखना, उसको रट लेते थे। पूरे चैप्टर में मैं कहीं पर भी आपको रटाऊंगा नहीं, एक एक चीज आपको ध्यान से उसके इफेक्ट को समझने की क्यों कर रहे है ना, वो क्यों हम उसको कर रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो रहता है ना, जितना बड़ा आप सोच, जितना बड़ा वाई है ना, क्यों हो रहा है, उतना आसान आपका काम है। जितना बड़ा आप सोचोगे कि वाई वाई वाई, क्यों क्यों क्यों, उतना आसान आपके लिए जर्नी हो जाएगी। तो सोचना जरूरी है, याद नहीं करना है, सोचना जरूरी है, ठीक है। सो अब ये चीज को आपने एक बार ख्याल रखना। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे अभी कहने जा रहा हूं, उस चीज को बहुत अच्छे से आपने समझना होता है। अब मैंने कहा आपसे कि ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग यहां पे देखते हैं। अब यहां पे स्पेस कम है, मुझे एक ही जगह लिखना है उसको, एक सेकेंड, ठीक है, मैं यही लिखता हूं। ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्पेस ना कम जाए, एक काम करो, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, ठीक है, ओके।
ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको क्या वो क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में आपको क्या चीज देगा? क्वेश्चन में बच्चों आपको वो देगा ट्रायल बैलेंस। तो अपन उसके बारे में पहले बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में देगा, उसके बारे में पहले अपन यहां पे बात करते हैं, आप समझेंगे अच्छे से चीज को। ओके, सो ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह होती है आपका। ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में देगा, उसमें अमाउंट के दो कॉलम होते। एक कॉलम जो होता है आपका वो क्या चीज होती है आपकी? एक कॉलम जो होता है ये आपका पहले होता है पर्टिकुलर्स, फिर आपका होता है डेबिट बैलेंस, और फिर होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा बेटा कि डेबिट बैलेंसेस किसके होते? डेबिट बैलेंसेस किसके होते? एसेट के और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते। ठीक है, एसेट के और एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस होते। सो एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस है, तो यहां पे आपको डेबिट बैलेंस में हमेशा एक्सपेंसेस मिलेगा या एसेट मिलेंगे। क्या मिलेगा आपको? एक्सपेंसेस मिलेगा या एसेट मिलेंगी, और इसके अलावा तीसरी चीज आपको नहीं मिलने वाली। अब क्यों? क्योंकि इन दो चीज के ही कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस यहां पे होते। क्यों? कौन सी दो चीज के होते? एसेट के और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस। तो हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस और आपको क्या मिलेगा? एक्सपेंसेस और आपको एसेट ही दिखेंगी। ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस कॉलम में मैं कह रहा हूं। और क्रेडिट बैलेंस कॉलम में आपको मिलेंगी इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। ये तीन चीज ही आपको क्रेडिट बैलेंस कॉलम में मिलेंगी। इसके अलावा और कोई चौथी चीज नहीं मिलने वाली है आपको, क्योंकि इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस तो आपको यहां पे मिलेगा क्रेडिट बैलेंस कॉलम में, और एक्सपेंसेस और एसेट के डेबिट बैलेंस आते तो हमेशा डेबिट बैलेंस कॉलम में आपको दिखेगा। अब ये तीन चीज उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में वो दो चीज रहेंगी। और ये टोटल हमेशा ट्रायल बैलेंस की टोटल जो रहेंगी, ये टोटल हमेशा मैच होंगी, हमेशा मैच होंगी। जब भी आप ट्रायल बैलेंस देखोगे और ये टोटल जब आप वहां पे देखोगे, ये हमेशा ये टोटल मैच होगी। क्यों ये टोटल हमेशा मैच होगी? क्यों ये टोटल जो यहां पे दी हुई है, ये टोटल आपकी हमेशा क्यों मैच होगी? उसका रीजन है कि टोटल हमेशा मैच होंगी। उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग फॉलो करते डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते? डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते। तो हम लोग जब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते, तो जितने अमाउंट से हम लोग डेबिट करते, उतने ही अमाउंट से हम लोग क्या करते? क्रेडिट करते। इसीलिए हमेशा ट्रायल बैलेंस मैच होंगे आप लोग। अब इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारी 1 2 3 ऐसे हर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन वो कुछ आपको देगा। उसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। और वो आपको बोलेंगे कि फाइनल अकाउंट बनाओ। तो आपने देखे ट्रायल बैलेंस आपको दी हुई और एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पे उसने दे रखा, और उसने आपसे बोला क्वेश्चन में कि अब चलो फाइनल अकाउंट बनाओ। तो जब आप फाइनल अकाउंट यहां पे बनाएंगे, तो आप यहां पे ये इसे फाइनल अकाउंट को और क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बुलाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों कितनी चीज आती है आपकी? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एक और चीज ऐड हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बारे में अपन बाद में बात करने वाले। सो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। सो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये साथ में बनाया जाए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे फॉर द
फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2023, for the year ended 31st of March 2023. ओके, सो यहां पे इस तरीके से ये आपने फाइनल अकाउंट, ये ट्रेडिंग पीनल अकाउंट आपने बनाए। अब आप अगर गौर से यहां पे पढ़ोगे बच्चों, तो आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, वहां पर मैंने लिखा हूं फाइनल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा हूं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हूं। इसका मतलब ये ट्रेडिंग पीनल अकाउंट जो है एक अकाउंट है। एक क्या है? ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये एक अकाउंट है। अब आप सबको पता है कि एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब जितने भी नॉमिनल अकाउंट हमारे इस ट्रायल बैलेंस में, बेटा इस ट्रायल बैलेंस में कौन से दो नॉमिनल अकाउंट है आप मेरे को बताओ? एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस और इनकम, ये दो नॉमिनल अकाउंट, एक का डेबिट बैलेंस होता है, एक का क्रेडिट बैलेंस होता है। सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट जो होते, सारे के सारे जो नॉमिनल अकाउंट जो होते बेटा, वो आपके कहां पर आएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सारे के सारे आपके जो नॉमिनल अकाउंट होते वो आपके कहां पे आएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो शायद आप सोच रहे हो, मैंने पहले दो चीज का, एक ये एक्सपेंस और ये इनकम, ये कौन से अकाउंट है? एक्सपेंस और ये इनकम, ये आपके नॉमिनल अकाउंट। तो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट आपकी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में ही आएंगे। ठीक है, अब आप इन बैलेंस शीट के बारे में बात करते, लेकिन आप जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना रहे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट आपके साल के आखिरी में, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है साल के आखिरी में, इन नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते, एक जगह जमा करते हैं। क्यों? आप ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में सारे के सारे जो नॉमिनल अकाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस में है, उन इस ट्रायल बैलेंस से सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट को क्यों हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आते? क्या रीजन होगा कि हम लोग इन्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आते? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस ये कि हम ये पता लगा सके कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारा कैसा है और फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बताती है, और आपका जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। वो आपको बताता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो मैं सोचने लगा, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? मुझे, आपको नहीं लगता कि मुझे पूरी इनकम को एक जगह लाना पड़ेगा और उस इनकम में से बेटा मैं एक्सपेंसेस हटा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट बचेगा? व्हाट इज प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो मैं इनकम में से एक्सपेंस को हटाऊंगा तो मेरा क्या बचेगा? प्रॉफिट। तो मुझे ये पता लगाना है कि मेरा जो ये ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है वो मुझे ये बताता है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, और वो प्रॉफिट के लिए मुझे इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करना पड़ेगा, और इनकम और एक्सपेंस डील करता है नॉमिनल अकाउंट। इसीलिए ये एक्सपेंस और इनकम अकाउंट के जो बैलेंसेस होते वो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते, लेकिन सर जब इनकम और एक्सपेंस को ही यहां पे लिखना था, इनकम और एक्सपेंस को ही मुझे यहां पे लिखना है, जब यहां पे इनकम और एक्सपेंस को ही लिखना है, तो आपने इसके दो पार्ट में से क्यों डिवाइड करे? एक को आप कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और एक को आप कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड करे? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्यों इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड करे? हमारा अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले बेटा? इंफॉर्मेशन मिले। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। क्या जानना चाहते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। सो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? की वो प्रॉफिट जो आपका पॉइंट ऑफ सेल तक, मतलब आपने जब यहां पे पॉइंट ऑफ सेल तक के जो आपका प्रॉफिट हुआ, आई मीन टू से जो आपने एक, पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते, तो आपका ये जैसे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में हम लोग जो लिखेंगे, यहां पे लिखते हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखते बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे लिखते, यहां पे हम लोग लिखते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखते बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी हम लोग वैसे तो आगे चल के डिटेल में बात होंगी हमारी ट्रेडिंग पीएनएल की, लेकिन अभी आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना है।
तो मैंने कहा कि सर यहां पे बच्चों एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट है। और ये जो नॉमिनल अकाउंट है, ये इनकम जो है, ये भी आपकी कौन सा अकाउंट है? ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते, एक है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब शायद आपके दिमाग में आया होगा सर क्या मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि वो खर्चे जो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू तक या प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू आपने उसको खर्च करे। डायरेक्ट जो है तो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से आपने वो जो उसके ऊपर जो खर्च करे वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों मैं कह रहा हूं डेबिट साइड में आते हैं? इसीलिए क्योंकि एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो आपने देखे ट्रायल बैलेंस में हमने उसको डेबिट बैलेंसेस यहां लिखे। तो ये एक्सपेंस डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये ट्रेडिंग अकाउंट, और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि मेरे जो यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे, और एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस होते हैं। तो डेबिट बैलेंस आपका एक यहां पर या आपका ट्रेडिंग के डेबिट में होगा, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये डेबिट बैलेंस है, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होगा। अगर ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, अगर ये खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से। लेकिन उसको डेबिट में ही लिखना है। उसको कहां लिखना है बेटा? डेबिट में ही लिखना है। ओके, अब यहां पे आपने डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी कोई चीज को याद नहीं करना, कोई चीज को याद, अभी मैं आऊंगा, अभी ट्रेडिंग अकाउंट पे पूरा एक डिस्कशन करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेटे। तो कोई चीज को याद मत करना आपने कि डायरेक्ट एक्सपेंस ये आता है, समझेंगे अभी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व में हर एक आइटम को आपका मैं बोलूंगा, आप सोचो कि क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आप खुद सोच के एनालाइज करके अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अपने बढ़ाते जाएंगे, और एक एक करके हम लोग आगे वहां पे लिखते जाएंगे। लेकिन आपने कहे कि सर ये जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब यहां पे जो इनकम होती है, इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो वो क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। इनकम के क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड में ही लिखेगा, और एक्सपेंस और इनकम को हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल हमारा परफॉर्मेंस बताते हैं। तो मैं इस साइड में यहां पे लिखूंगा इनकम। सो यहां पे इनकम कौन सी आएंगी आपकी? इनकम जब आप यहां पे लिखोगे तो एक इनकम है आपकी डायरेक्ट इनकम। ये डायरेक्ट इनकम जैसे कि सेल्स हुआ तो डायरेक्ट इनकम है जिसमें आप डील करते, जो आपका बिजनेस है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम भी कभी होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, बैंक में पैसा रखा था तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया, वो इनडायरेक्ट इनकम आ गया। इस पे अभी फिक्र मत करना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वो अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक एक बात करेंगे। जब यहां पे आपकी आती इनडायरेक्ट इनकम, तो जिस तरीके से आपके एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते, उसी तरह से आपकी इनकम भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। अब यहां स्पेस नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। तो आपके जिस तरीके से एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते, उसी तरह इनकम भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। तो यहां पे आपने देखो इनकम लिखे डायरेक्ट, अब आपने ये ऑब्वियसली इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते, तो यहां पे आपने लिखी क्रेडिट बैलेंस, जो इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते, ये क्रेडिट बैलेंस होते। मगर इनकम को आपने दो कैटेगरी में बांटे, एक बांटे आपने डायरेक्ट इनकम, एक बांटे इनडायरेक्ट इनकम। सिर्फ दो चीज के बारे में मैंने अभी आपसे बात किया, एक मैंने आपसे बात किया बेटा एक्सपेंसेस के बारे में, और एक मैंने आपसे बात किया इनकम। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते तो आपको डेबिट में ही लिखना है। ये देखो डेबिट दिख रहा है, तो अच्छे से देखो डेबिट सा है, तो डेबिट में ही लिखना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में। अब इनकम अगर आपकी डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल के क्रेडिट में। अब आपने यहां पे इनकम लिखे बच्चों, यहां पे एक्सपेंस लिखे, तो जो डिफरेंस रहेगा, अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस आएगा आपका। तो ये आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बताता है आपका परफॉर्मेंस। वो बात की बात है बेटा, वैसे तो डिटेल में भी ट्रेडिंग अकाउंट पे मैं डिस्कशन करूंगा, फिर उस पे क्वेश्चन, फिर पीएनएल में डिटेल में डिस्कशन, फिर उस पे क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहां पे
अपने को आपको ये समझना है कि जब आपके सामने क्वेश्चन ये ट्रायल बैलेंस देगा और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे तो किस तरीके से ट्रायल बैलेंस में से आइटम को उठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिखना है। तो हमने बात की एक्सपेंस और इनकम की, जो कि कहां था, पीएनएल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल में आता है। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम उसे बुलाते हैं बैलेंस, क्या नाम से बुलाते हैं अपन उसको, बैलेंस शीट। और आप यहां पे लिखते बैलेंस शीट, उसके बारे में भी वैसे मैं आगे आपसे बात करूंगा। एज ऑन एग्जाम्पल 31 मार्च 2023, अब आपने बैलेंस शीट बनाए। अब इस बैलेंस शीट के बारे में भी अपन आगे भी बात होने वाली कई चीजें डिटेल में एक एक करके होगा, लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक व्यू किस तरीके से रहेगा। अब आप जरा अच्छे से देखना, क्या मैंने बैलेंस शीट के सामने अकाउंट लिखा हूं क्या? इस बैलेंस शीट के सामने मैंने क्या अकाउंट लिखा हो क्या? नहीं सर, आपने तो बैलेंस शीट लिखी, यहां पे ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे थे। इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट है बेटे, ये कोई अकाउंट नहीं। तो डोंट टेल मी कि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट नहीं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट नहीं, क्योंकि ये अकाउंट है ही नहीं, ये एक अकाउंट है ही नहीं, ये बैलेंस शीट यहां पे लिखा। तो क्या चीज है इस बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो होता है, इसमें आपके नॉमिनल अकाउंट आते हैं। इसमें कौन से अकाउंट आते हैं? आपके नॉमिनल अकाउंट आते हैं। और जो ये आपकी बैलेंस शीट होती है, इसमें आपके रियल अकाउंट और पर्सनल, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट यहां पर आपके आते हैं। तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट कहां पर आते हैं? आपके रियल एंड पर्सनल अकाउंट कहां पे आते हैं? आपके बैलेंस शीट में आते हैं। तो अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे जो चीज बची हुई, जिसको भी हाईलाइट नहीं कर रखा हूं, जो चीज बची हुई है, अगर आप अच्छे से वहां पे देखोगे तो एक आपकी ये एसेट है, एक एसेट है, ये लायबिलिटी और एक कैपिटल है। तो आप अगर अच्छे से देखो तो ये एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट ही होते हैं। ये एसेट में आप, एसेट कौन सा अकाउंट होता है? एसेट में कौन सी चीज आती है? आपकी रियल और पर्सनल दोनों आती है। लायबिलिटी आपकी पर्सनल अकाउंट होती है, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये जो मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा हूं बेटा, ये आपका कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। अब ये बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, तो डोंट टेल मी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट कहेंगे, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका यहां पे, इसे कहते हैं लायबिलिटीज। लेफ्ट हैंड साइड में आता है आपका लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड में आपका आता है एसेट्स। तो मैंने कहा ये सर आपने क्या करे, लेफ्ट हैंड साइड में आपने लायबिलिटीज लिखे। हाँ, वो तरीका है, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखते और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा जाता है? एसेट। सो अब आप खुद सोचिए बच्चों और बताइए कि जो आपने लिखे यहां पे लायबिलिटी जो आपने लिखे, इस लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? बताओ। लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सो लायबिलिटी के आपके क्रेडिट बैलेंस होते, और ये एसेट जो होता है इसके कौन से बैलेंस होते? एसेट के आपके डेबिट बैलेंस होते। सो लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते और एसेट के कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस होते। मगर आप कहने लगोगे या सोचने लगोगे कि सर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा क्या हो गया? आप सोचने लगे, आप कहने लगे सर लेफ्ट हैंड साइड में तो लायबिलिटीज आपने लिखे, लेकिन अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड तो डेबिट बैलेंस होता है और आपने यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखे। मैं बार बार कह रहा हूं, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। आप ये मत सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट लिखने, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखो, राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखो। नहीं, ये अकाउंट है ही नहीं। तो ये बात ही नहीं उठती यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डेबिट क्रेडिट की। मगर मैंने आपके नॉलेज के लिए कहा कि ये तो पक्की बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लायबिलिटीज आती है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आती है बच्चों? लायबिलिटीज आती है। और राइट हैंड साइड पे क्या आता है? आपकी एसेट्स आती है। तो ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जो लायबिलिटीज लिखी, इसके कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस। ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। और ये एसेट्स के कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो यहां कोई ऐसा क्रेडिट और यहां डेबिट नहीं लिखते। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा कि एसेट्स की डेबिट बैलेंस होते, लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस होते। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल ये जो है ये पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट है, ये बैलेंस शीट में आते। सो यहां पे आप खुद बताओ, इस एसेट की अगर मैं बात करूं बेटा, इस एसेट की अगर मैं बात करूं ये, तो ये कहां जाएगा? ये एसेट जो है इसके डेबिट बैलेंस होते। तो ये ट्रेडिंग पीएल में तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें नॉमिनल अकाउंट आते ट्रेडिंग पीएल में। तो ये एसेट बैलेंस शीट में जाएगा।
कौन सी साइड में, हेडिंग से समझ में ना, एसेट साइड में आएगा। तो आप यहां पर आप लिखोगे, यहां पे कौन से डेबिट बैलेंस आते, तो यहां पे आप जो डेबिट बैलेंस आते वो आप यहां पे लिखोगे। जैसे कि आप अभी किसके बारे में बात करिए, आपकी एसेट्स यहां पे लिखा जाता है, एसेट आपकी यहां पर आएगा, डेबिट बैलेंस यहां पे। ओके, अब यहां पे मैं कहता हूं ठीक है, लाइबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो बैलेंस लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे सारे क्रेडिट बैलेंस जो आपके पर्सनल और रियल होते हैं ना, वो यहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इसमें कौन सी चीज आएंगी, इसमें आपकी आएंगी, इसमें कौन सी चीज आएंगी आपकी, इसमें आपका आएगा क्रेडिट साइड, यहां पर आप लिखो क्रेडिट बैलेंसेस, तो आपकी लाइबिलिटीज आएंगी यहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में, और कैपिटल भी आएगा। मैं इसके बारे में हेडिंग इवन तो हम लाइबिलिटीज के नाम से बुलाते, लेकिन उसमें लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों आता है। वैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बस बिजनेस को, आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पता है आपको, तो बिजनेस के लिए जो ओनर को पैसे देना वो भी लाइबिलिटी, बस इसको इसलिए कैपिटल के नाम से बुलाते, ओनर को देना तो उसके अलग से नाम दिया गया कैपिटल, वो भी लाइबिलिटी ही होती है बिजनेस के लिए, इंटरनल लाइबिलिटी जो ओनर को हमको देना है। तो आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगा, और एसेट साइड में ऑब्वियसली क्या आएंगे, आपकी एसेट्स आएंगी। तो इसको मैं अच्छे से अगर देखूं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस आपको दी हुई रहेंगी, और इस क्वेश्चन में जब ये ट्रायल बैलेंस आपको दी हुई है तो इनमें से मेरे को आइटम उठा के इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में मुझको इस आइटम को लिखना रहेगा। आपको कोई भी चीज याद नहीं करना, आपके सामने इमेजिन करो कि कोई ट्रायल बैलेंस इस तरीके से है, और मैं सोचता हूं इस ट्रायल बैलेंस में मैं देखता हूं, उस ट्रायल बैलेंस में मैं देखता हूं जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे दिख रहे मेरे को, डेबिट बैलेंस, जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिख रहे, डेबिट बैलेंस कॉल में एक्सपेंस रहेंगे, एसेट रहेंगे, तो एक्सपेंसेस को मैं या ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या पीएनएल के डेबिट में आएगा, या फिर ये एसेट रहेंगी तो वो एसेट कहा जाएगा आपका एसेट साइड में। तो ये तीन जगह, ये जो आपको दिख रहे, ये तीन जगह यहां पर ही डेबिट बैलेंस आए। यहां पर आप देखोगे, अगर एक सेकेंड, अगर आप यहां पे देखोगे, जस्ट गिव यू 1 मिनट, अगर आप यहां देखोगे तो जिसके डेबिट बैलेंस है वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या पीएनएल के डेबिट में आएगा, या एसेट साइड में आएगा। ये तीन जगह, ये अगर एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके यहां पे ट्रेडिंग पीएनएल में डेबिट आएगा, और एसेट तो एसेट साइड में आएगा। डोंट टेल मी कि सर ये तो आपके डेबिट बैलेंस है, तो ये समझ में आ रहा है डेबिट में लिखे, आपने ये क्यों क्रेडिट में लिखे, डांट खाओगे ऐसा सोचोगे आप, बोलोगे तो बेटा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस नहीं होती, वो बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, बार बार कह रहा हूं आपको। तो ये एसेट साइड है, एसेट की डेबिट बैलेंस है, तो यू नो इट। तो आपको जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो आपको दिखेगा वो या यहां पर रहेगा, या यहां पे रहेगा, या यहां पे रहेगा। वो एक्सपेंस हो तो ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में, और अगर वो एसेट हो तो एसेट साइड में। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपको क्रेडिट बैलेंस, क्या कहा मैंने आपसे कहा कि अगर क्रेडिट बैलेंस है, जस्ट 1 मिनट, ओके, अगर क्रेडिट बैलेंस अगर वो, ठीक है, तो आपको अगर वो इनकम, क्रेडिट बैलेंस है इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में, या आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही दिखेंगे। क्योंकि इसके कौन से बैलेंस होते बच्चों, ये आपने डेबिट बैलेंस, जिसके ये डेबिट और ये डेबिट बैलेंस यहां आएंगे। तो जिस पे डेबिट लिखा वो आपके एक्सपेंस होंगे, ये एसेट होंगे। एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में, और अगर वो एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस थे। अगर इनकम है तो ट्रेडिंग पीएनएल के, इनकम है तो ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, और इनकम है तो ट्रेडिंग पीएनएल के कहां आएगा बेटा, क्रेडिट में आएगा, और लायबिलिटी, कैपिटल और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा वो। सो जब भी मेरे सामने ट्रायल बैलेंस आएंगी और मैं याद नहीं करूंगा, हमने कसम खाए कि भाई याद नहीं करना है, हमको समझना है, तो ये आइटम्स को रट्टा नहीं मारोगे। जब आपके सामने कोई जब अपन एक्चुअल क्वेश्चन जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप कोई चीजों को रटोगे नहीं। आपके सामने ट्रायल बैलेंस आई बेटा, आपके सामने क्या है बच्चों, मेरे सामने ट्रायल बैलेंस आती, उस ट्रायल बैलेंस को मैं देखता हूं, और जैसे ही मुझे नजर आती कि सर ये एक्सपेंस है, तो जैसे ही मैंने डेबिट बैलेंसेस को पहले देखा, मुझे नजर आता है कि एक्सपेंस है, तो मैंने ट्रेडिंग और पीएनएल के डेबिट में लिख दिया उसको। एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दूंगा। अगर वो इनकम है आपकी, तो वो ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट में लिखूंगा, और अगर लायबिलिटी और कैपिटल, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में। तो इस तरीके से हमको लिखना रहेगा।
अब जैसे कि मैंने आपसे बात किया कि ये जो चीज है आपकी ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ये आपका बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। तो यहां पे कौन सी चीज आएंगी? नॉमिनल अकाउंट। अब आप खुद सोचो, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बताता है। अब आप खुद सोचो, कोई परफॉर्मेंस कैसे बताएगा कि मेरा परफॉर्मेंस मींस प्रॉफिट और लॉस? तो कोई कैसे परफॉर्मेंस बताएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मुझे इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट को अच्छे से देखते हो बच्चे, तो वहां पे आपको क्रेडिट साइड में इनकम दिख रही है, डेबिट साइड में एक्सपेंस दिख रहे हैं आपको। तो जब आप इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करते हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा तो लॉस। वो बात अलग है कि अभी हम आगे बात करेंगे व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बहुत डिटेल में आगे बात होने वाली। लेकिन मैं बैलेंस शीट, वो कहता है फाइनेंशियल पोजीशन बताती कि मेरी एसेट्स कितनी, लायबिलिटीज कितनी है, तो इसलिए वहां पे एसेट और लायबिलिटीज आप आती है। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम इस तरीके से मैं उठा के ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में लिखूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वह हर एक आइटम को पढ़ेंगे और सोचेंगे कि क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है ये, और उसके अकॉर्डिंगली हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिखेंगे। कोई भी आइटम को अपने को याद नहीं करना, हमने कसम खा ली सर। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सामने हम आइटम का रटेंगे नहीं कि कहां लिखना है, हम हर आइटम को समझेंगे कि इसको कहां लिखना है, हर आइटम को समझेंगे। ये वाई वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो आसान हो जाएगा। जर्नी बहुत आसान है, लेकिन समझ के करोगे तो बहुत आसान है बेटा। अब मैंने क्वेश्चन देखा कि मेरे सामने यहां पे ट्रायल बैलेंस दी हुई है, और इसी क्वेश्चन में मेरे को यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है बेटा, ये क्या चीज है? अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों देती है, इसके बारे में आगे बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। ये ट्रायल बैलेंस मुझे क्वेश्चन में दी चीज मुझे समझ में आती। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन वो चीज होती है कि ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करो, ये कोई भी आपने सब्सिडियरी बुक में यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे लिखे हो। लेकिन ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जिनको हमने इस रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे नहीं लिखे, जिनको हमने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पर नहीं लिखे। कुछ आइटम ऐसे थे जिनके साल के आखिरी में एडजस्टमेंट है, तो उन आइटम्स के बारे में अपन आगे बात करने वाले। तो आइटम को आपने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पर लिखे ही नहीं हो, तो उनको आखिरी भाई फाइनल अकाउंट बन रहा है, उसके पहले जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो उसको पढ़ लो, उसके एडजस्टमेंट डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर लो आप। इसका मतलब जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरे सामने दो इंफॉर्मेशन रहेंगी, वो दो इंफॉर्मेशन को मेरे को यूज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। एक इंफॉर्मेशन वो जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन मेरी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, और एक इंफॉर्मेशन मेरी ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है, जो कि मैं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट में लिखूंगा और एक ही जगह लिखूंगा। सो क्यों ऐसा है कि जब क्वेश्चन में मुझे दो चीज दी हुई, एक है ट्रायल बैलेंस बेटा और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में मैं भी कहता हूं, लेकिन ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए उनको जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, उस फाइनल अकाउंट में आपको एक ही जगह लिखना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आए, पीएनएल में आए, ये बैलेंस शीट में जहां पर भी आए, वो ट्रायल बैलेंस के आइटम एक ही जगह लिखे जाएंगे। फिर मैं सोचने लगा ऐसा क्यों कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट के आइटम को हम एक ही जगह लिखेंगे? ऐसा क्यों कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीट के आइटम को एक ही जगह पे लिखेंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके डबल इफेक्ट ऑलरेडी हो चुके। अब आप सोचो, क्यों मैं ट्रायल बैलेंस के आइटम को एक ही जगह लिखूंगा? ये ट्रायल बैलेंस के आइटम को जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो एक ही जगह लिखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अब आपको सोचना है, अब आपको जैसा मैं कह रहा हूं आपको वैसा सोचना है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम को मैं एक ही जगह फाइनल अकाउंट में क्यों लिखूंगा? इसीलिए क्योंकि आपका पहले ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन का आपने रिकॉर्ड किए होंगे। यस, तो आपने डेबिट क्रेडिट करेंगे, हाँ डेबिट क्रेडिट करेंगे। फिर लेजर आपने बनाया, इस लेजर में पोस्टिंग करेंगे, हाँ लेजर में पोस्टिंग करें। फिर आपने एक डेबिट एक बार डेबिट किए होंगे और एक बार क्रेडिट करे, उसको डेबिट क्रेडिट इफेक्ट दिए। फिर बैलेंसेस आए, मतलब ये जो टोटलिंग और बैलेंसिंग करे आपने इन अकाउंट्स की, वो बैलेंसेस कब आए? उस ट्रांजैक्शन के आपने दो इफेक्ट ऑलरेडी दे चुके, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आपने ऑलरेडी दे चुके हो। आपने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे उसको डेबिट और क्रेडिट जर्नल में लिखे, कैश बुक में या अदर सब्सिडियरी बुक में। आपने लेजर में फिर अकाउंट बनाए और वहां पे पोस्टिंग करें, डेबिट भी करे और क्रेडिट भी करे। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में जो मेरे पास आइटम आए, जो बैलेंसेस आए,
उसके ऑलरेडी दो इफेक्ट हो चुके। वो तो बैलेंसेस की एक शीट है जिसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखे हुए, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल के। इनकी ऑलरेडी अकाउंटिंग, ऑलरेडी एंट्री पहले हो चुकी है। एंट्री जब मैंने पहले ऑलरेडी उसको रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेजर में पोस्टिंग हो चुकी है, बैलेंसेस जो है वो ऑलरेडी दो इफेक्ट दिए बाद आए। इसीलिए ट्रायल बैलेंस को जब आप ट्रायल बैलेंस के आइटम को जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हो तो एक ही जगह पे लिखा जाता है। अच्छा, लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या चीज? कुछ हमें उन एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ के हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। आप इसे एडजस्टमेंट नाम क्यों कह रहे हो सर? आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ के हमको जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, आप इन्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, इसे एडजस्टमेंट नाम से क्यों बुला रहे हो सर? इसीलिए बुला रहे हो क्योंकि इस एडजस्टमेंट एंट्री जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, उसको पहले हमने रिकॉर्ड करे ही नहीं। अब आप सोचने लगे सर क्यों नहीं रिकॉर्ड करे आपने पहले? कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते जो साल के आखिरी में एडजस्ट करे जाते, जैसे कि डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में लगता है, तो कई चीजें ऐसी होती जो साल के आखिरी में करी जाती है, तो इसीलिए हमने पहले रिकॉर्ड उसको नहीं किए थे। तो अब मैं उसको यहां पे एक्चुअल में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अब फाइनल अकाउंट बन रहा है, तो फाइनल अकाउंट में उसके अपन को इफेक्ट देना है। लेकिन कितने इफेक्ट देना है सर? एक ही जगह लिखेंगे क्या हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो एडजस्टमेंट? ना, नहीं बेटा, दो जगह लिखना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट देना पड़ेगा। ये क्या बात हुई कि सर आप कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस के आइटम को एक ही जगह लिखना और एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो आपका एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे उसके इफेक्ट आप दो जगह देना। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उनकी रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है, उनके लेजर में डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट जा चुके, उनके डबल इफेक्ट हो चुके। वो तो बैलेंस आया, डेबिट क्रेडिट करे बाद बैलेंस आया, वो अमाउंट है, तो उसके ऑलरेडी डबल इफेक्ट हो चुके। हाँ सर, लेकिन जो एडजस्टमेंट एंट्री आप पास कर रहे हो बच्चों, वो एडजस्टमेंट एंट्री के आपने पहले उसको रिकॉर्ड ही नहीं करे, रिकॉर्ड ही नहीं, अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मुझे उसके दो इफेक्ट तो देना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट। वो दो इफेक्ट हम डिसाइड करेंगे नेचर देख के कि कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग, पीएनएल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, क्या वो तो पढ़ के हम बात की बात है, लेकिन उसको दो जगह लिखना पड़ेगा। और ट्रायल बैलेंस को हमको एक जगह, क्योंकि ऑलरेडी उसके डबल इफेक्ट पहले हो चुके हैं। अब क्या करते हैं बच्चे लोग, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रहती है, अच्छा ट्रायल बैलेंस को अपन कितनी जगह इफेक्ट देंगे? ट्रायल बैलेंस को कितनी जगह लिखना है? एक जगह। मैं इसे लिख देता हूं, एक जगह ही लिखेंगे फाइनल अकाउंट में, ठीक है, फाइनल अकाउंट में। और ये जो आप एडजस्टमेंट एंट्री यहां पे पास करोगे, दो जगह लिखेंगे फाइनल अकाउंट में, दो जगह लिखेंगे फाइनल अकाउंट में। ओके, कितनी जगह लिखेंगे बेटा? दो जगह लिखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी इसके डेबिट क्रेडिट हो चुका है, ये तो रिकॉर्डिंग हो चुका है, लेजर में डेबिट क्रेडिट पोस्टिंग उसकी डेबिट क्रेडिट कर चुके, बैलेंसेस है, तो इसके दो इफेक्ट हो चुके बेटे, वो तो बैलेंसेस है, तो उसको आप लिखेंगे यहाँ पे। अब ये जो इसको आपने पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं करे, इन एडजस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करे, इसलिए हमको वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, तो इसको हमको डेबिट और क्रेडिट करना रहेगा। अब बच्चे, ये मैंने आपको ये सिखाया, अभी तो डिटेल में डिस्कशन में ट्रेडिंग अकाउंट का करूंगा, पीएनएल अकाउंट का करूंगा, फिर बैलेंस शीट का करूंगा। लेकिन बच्चों यहां पे ये इन आइटम्स को ट्रायल बैलेंस से किस तरीके से उठा के हमको फाइनल अकाउंट में लिखना है, वो हमने भी बात करी। एक ओवरव्यू आपको जस्ट मैंने दी, डिटेल में भी और आगे बात होगी। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है, बच्चे इसको रटते हैं, अरे ये एडजस्टमेंट एंट्री, इसके डबल इफेक्ट ये है, वो एक इफेक्ट है, तो बिल्कुल नहीं रटना। अगर आपके नोट्स देखोगे तो वहां पे तो आपको आसान करने के लिए मैंने ना एक जगह लिख दिया हूं सारे ये। अगर आप देखो ऑल एडजस्टमेंट RS फॉलो, तो ये आपको ऑलरेडी एक जगह यहाँ पे लिखे हुए कौन से क्या क्या दो इफेक्ट देने, ये बना हुआ ऑलरेडी। लेकिन इसको अपन इस पे बिलीव नहीं करना है, मतलब ये तो अपने रेफरेंस के लिए बाद में, इसको नहीं देखना अपने को। भी अपने को तो लॉजिक समझना है कि सर अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट एंट्री के कैसे एंट्री पास होते वो अपन आगे सीखेंगे, और कहां उसके दो इफेक्ट आएंगे
वो अपन लॉजिक समझेंगे और उसके बाद देंगे। तो मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री ना ही मैं आपको रटाऊंगा और ना ही एक साथ मैं अभी बोलूंगा। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन को जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री आते हैं, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री आएंगी और जैसे जैसे एडजस्टमेंट एंट्री आएंगी वैसे वैसे वो सारे जैसे जैसे एडजस्टमेंट आते जाएंगे मैं आपको उसका लॉजिक बताते जाऊंगा, उस इन एंट्रीज को कैसे फॉर्म करें। बिलीव मी, मेजॉरिटी ऑफ क्राउड जो है स्टूडेंट को, उनको एडजस्टमेंट एंट्री फॉर्म करना नहीं आती, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर्म करना नहीं आती मेजॉरिटी क्राउड। आपको लेकिन उसमें ये चीज को समझना है बेटे, आपको एडजस्टमेंट एंट्री फॉर्म करना आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए। याद नहीं करना है हमको, हमको सोचना है कि क्यों ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जा रही है। एक एक आइटम, एक एक एडजस्टमेंट जब यहां आगे आएगा, एक एक एडजस्टमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और लॉजिक से हम बात करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, इसी चीज से मैं कनेक्ट करूंगा, इसी चीज से मैं कनेक्ट करूंगा और आप खुद इस काबिल बन जाओगे कि वह एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करोगे। वो होती अकाउंटिंग, वो होती अकाउंटिंग, उसमें आपको पकड़ाना चाहिए। अच्छा, इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाती, वो होती अकाउंटिंग। आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है बच्चे, अकाउंटेंट नहीं बनना है। तो मैं किसी को मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं लेकिन कि आपको लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट बनना तो आपको बहुत मेहनत करना है और लॉजिक पे भिड़े रहो। आपके पास जो बुक है उसमें सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के कवर है, आरटीपी मॉक टेस्ट, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। इतने क्वेश्चंस मैंने अभी जो ये बैच जो चल रही है इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐड करे गए बुक्स में, तो बहुत से क्वेश्चन है, होमवर्क सेक्शन है, इसके अलावा आपको कुछ ही नहीं करना है। बस आप थांबे रखो बेसिक को, थांबे रखो इस बेसिक को सोचो बच्चों, इतने काबिल बनोगे, इतने काबिल बनोगे आप, अकाउंटिंग आपके लिए बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एडजस्टमेंट एंट्री, इसको जैसे जैसे क्वेश्चन में वो आते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको एक एक एडजस्टमेंट एंट्री एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आप सोचते जाओगे कि ये क्यों सर ऐसा कह रहे हैं। उसको हम बेसिक से कनेक्ट करेंगे और आप खुद उस काबिल हो जाओगे कि उन एडजस्टमेंट एंट्री को पास करोगे और बिना डरे समझे कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलोगे कि दो इफेक्ट उसके क्या आने वाले इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उस लायक आपको बनना है कि आप लॉजिक के साथ बात करो। सर इसके दो इफेक्ट ऐसे आएंगे, रीजन ये कि ये एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इंक्रीज डिक्रीज, मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको, और अब लॉजिक के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करूंगी सर क्यों उसके इफेक्ट इस तरीके से आ रहे हैं। तो मैंने आपको अभी सिर्फ ये बताया कि ये जो आपकी ट्रायल बैलेंस है इसको किस तरीके से आपको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना है, लॉजिक क्या, किस तरह के एक्सपेंस, एसेट, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। अब क्या होता है कि क्या ये फाइनल अकाउंट का कोई फॉर्मेट होता है? हाँ, ये इस तरीके से आपको फाउंडेशन लेवल पे ऐसा ही पढ़ना है। लेकिन जब आप सी इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो कंपनीज अकाउंट में आप देखेंगे, कंपनीज अकाउंट में एक शेड्यूल 3 होता है, वो आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन कंपनीज अकाउंट में एक शेड्यूल 3 होता है और जो वो शेड्यूल 3 होता है वो फॉर्मेट बताता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना होता है। उसका एक फॉर्मेट है। बेसिक अकाउंटिंग कभी नहीं बदलती जिंदगी में, एक्सपेंस एसेट के डेबिट बैलेंस होते, इनकम लायबिलिटी कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस थे, ये बेसिक अकाउंटिंग जिंदगी में नहीं बदलेगी, जिंदगी हमेशा ये रहेगी। लिखने का फाइनल अकाउंट के प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, तो नॉर्मल अपने को जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही बनाना है। लेकिन बच्चों हम लोगों को कंपनीज के केस में शेड्यूल 3 होता है, वो आपको इंटर में पढ़ना। अगर मैं आपको इंटर की बुक, एक मिनट बताओ, जस्ट 1 मिनट, ओके एक सेकेंड, ये इंटर के नोट्स है, अभी आपको टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक है। एक मिनट, कंपनीज फाइनल अकाउंट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, आप देखोगे यहाँ पे, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सीए इंटर का, डोंट वरी, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, ये शेड्यूल 3 बताता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहेगा। ये इंटर का है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो बेसिक अकाउंटिंग नहीं बदल रही, लेकिन फॉर्मेट है बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 के हिसाब से। उसी तरह पीएनएल अकाउंट का भी वहां पे फॉर्मेट है, तो वो बेसिक अकाउंटिंग नहीं बदल रही। कंपनीज में भी बेसिक अकाउंटिंग वही रहेंगे, लिखने का प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है बेटा। तो यहाँ पे आप जो अभी फाउंडेशन लेवल पे हमको पढ़ना है बेसिक है अपने के ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, लेकिन अपन जब इंटर में आप जाओगे वहां पे भी आप फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन कंपनीज का पढ़ोगे। बेसिक अकाउंटिंग इसमें कभी कोई फर्क नहीं होगा,
जिंदगी में कोई नहीं बदल सकता है, ये ऐसे ही रहेगा। इसका प्रेजेंटेशन का तरीका देखो, ये डेबिट क्रेडिट रूल्स कभी नहीं चेंज होंगे, इंटर फाइनल जिंदगी भर वही रहेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका शेड्यूल 3 में अलग होता है। सो यहां पे हम लोगों को इस तरीके से इसको पढ़ना रहेगा। अब अपन एक एक करके शुरू करते बच्चों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट एक चीज होती है। तो अभी अपन बात करें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, उस पर एक क्वेश्चन आपको करा था, फिर P&L अकाउंट क्या था उसके बारे में बात करेंगे, फिर बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। सो मैं आपसे सबसे पहले अभी अपन यहां पे अब अपन देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज होती है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज होती है। तो मैं यहां पे हेडिंग लिखता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, अब मैंने यहां पे लिखा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सपोज 31 मार्च 2023, मतलब साल के आखिरी में तो बना रहे 31 मार्च 2023, फॉर द ईयर पूरे साल के एक्सपेंस और इनकम आ रहे, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंस इनकम आते हो अपन बात करेंगे अभी। सो यहां पे आपने जैसे अकाउंट बनता है वैसे ही आपने यहाँ पे देखो ना, कुछ चीजें भी यहाँ पे लिखना है। ओके, कुछ चीजें भी लिखने, जगह कम ना जाए, बस एक सेकेंड। ठीक है, अब ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, ठीक है, या आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया बच्चों। अच्छे से आराम से मेरी एक एक बातों का आपको क्या करना है, सुनना है। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखते हैं डेबिट, राइट हैंड साइड में आप लिखते हैं क्रेडिट। जैसे कोई भी अकाउंट बनता है बस वैसे ही, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट। आपने यहां पे लिखे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों को लिखना है, यहां पे हम लोगों को लिखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। तो ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंसेस है और उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो इनकम है, जो डायरेक्ट इनकम है, वो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम हमको यहाँ पे लिखना है। अब वी ऑल नो कि ये डेबिट साइड में एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के हमको एक्सपेंस लिखना, क्रेडिट साइड में क्या लिखना, इनकम। अब बच्चों यहाँ पे अब आपने क्या किया, यहाँ पे सपोज मैं ये यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों लिखा जाता है उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। फिर परचेज और क्या एक्सपेंस होते हैं अपने, परचेज होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आपका प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से पॉइंट ऑफ सेल तक जो खर्चे होते हैं दैट इज व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये आपने लिखे परचेज अकाउंट का बैलेंस। अब इसको अपन समझते हैं, मैं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को कनेक्ट करूंगा, थोड़ी देर पेशेंस रखना। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में मैंने एक्सपेंस लिखा, ये परचेज और दूसरे भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं आपके। फिर दूसरे में डायरेक्ट एक्सपेंस में आपसे कहता हूं, एक सेकेंड, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। फ्रेट, आपने कोई चीज खरीद के लाए तो फ्रेट का खर्चा हुआ है ना, तो प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से, उससे रिलेटेड है बेटा, तो फ्रेट हो गए। कस्टम्स, टैक्सेस पे करे आपने कोई चीज खरीद के लाए। वेजेस, लेबर को पेमेंट करे कोई प्रोडक्शन की ओर, ये सब आपके प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से आपके या पॉइंट ऑफ सेल तक जो खर्च हो रहे उसके बारे में। तो ये आपने क्या लिखे, ये एक्सपेंसेस लिखे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरह मैं क्रेडिट साइड में अपनी इनकम लिखता हूं, जैसे कि सेल्स मैंने लिखा यहाँ पे है ना। अब उसके बाद और यहां पर मैंने लिखा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, और क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। जो भी मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के इस डेबिट में जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूं, ये तो एक ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये कहीं ना कहीं से आए हैं, क्योंकि मैं अकाउंटिंग साइकिल फॉलो किया तो वो ट्रायल बैलेंस में आए बेटा। लेकिन वहां से फिर आप यहां पर इसको लिख रहे हो, लेकिन इसके और डिटेल में आपने जाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं किससे रिलेटेड, मैं आपको पहले परचेज और सेल से रिलेटेड देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगी क्या बात कर रहा हूं।
मैं कह रहा हूं कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर रहा हूं यहाँ पे, डेबिट कर रहा हूं। हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कर रहे हो। अभी मैं फिलहाल सिर्फ उसमें से आपको एक बताता हूं, इसके बारे में, परचेज के बारे में कहता हूं। वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो एप्लीकेबल सारी चीज को जाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में जो है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया, कहीं ना कहीं से वो परचेज अकाउंट पर, कहां से आया ट्रेडिंग अकाउंट? परचेज अकाउंट है। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। परचेज एक कौन सा अकाउंट है बच्चों? परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। और ये परचेज में कहीं ना कहीं से हुआ। परचेज एक कौन सा अकाउंट है बच्चों? परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट सारे आपके, एक सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, फ्रेट, वेजेस, ये सारे कस्टम्स, ये सारे के सारे आपके एक नॉमिनल अकाउंट है। तो वो नॉमिनल अकाउंट आपने ट्रेडिंग अकाउंट में यहां ट्रांसफर करे। अब मैं कहता हूं सपोज ये मैंने यहां पे बनाया, एक मैंने यहां पे अकाउंट बनाया, उस अकाउंट को मैंने कहा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने अकाउंट को कहा परचेज अकाउंट। अब परचेज जब भी होगा, एग्जांपल हमने परचेज कैश में किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कभी कोई जमाने में ये एंट्री पास हुई होंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कोई जमाने में ये मैंने एंट्री पास किया होगा, ठीक है। कोई जमाने में मैंने ये एंट्री पास किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री कोई जमाने में पास, जब भी पर एग्जांपल क्रेडिट परचेज जो भी कहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हुई एंट्री। अब यहां पे ये बैलेंस मेरा आता है और ये बैलेंस को मैंने ट्रांसफर करा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया इस बैलेंस को। बताओ बच्चों इसकी क्या एंट्री पास होगी ट्रेडिंग अकाउंट में जब मैंने ट्रांसफर किया इसको? तो मैंने किस अकाउंट को यहां पे क्रेडिट किया? परचेज अकाउंट को। तो मैंने एंट्री क्या पास किया? मैंने ये ट्रांसफर एंट्री पास किया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री पास किया मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये जर्नल एंट्री मैंने पास किया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री पास किया। तो मैंने किसे डेबिट किया? मैंने किया ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट, परचेज को, क्योंकि मुझे ट्रांसफर करना है। तो अब आपने यहाँ पे ट्रेडिंग को, परचेज का आपका डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस को ट्रांसफर करे आपने कहा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखो आप बेटा, ये ट्रेडिंग एक अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आपको दिख रहा है यहाँ पे परचेज। अरे हाँ सर, ये परचेज दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। तो आपने ये एंट्री उसकी पास करे, ठीक है। ये एंट्री आपने उसकी, जस्ट वन मिनट, ये एंट्री आपने उसकी पास कर। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपने क्या करे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, अकाउंट से यहां से कनेक्ट करो इसको कि ये परचेज अकाउंट था, उसका डेबिट बैलेंस ये आपने ट्रेडिंग में ट्रांसफर करे। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट का आपने डेबिट करे अगेंस्ट टू परचेज। इस तरीके से ये नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर होते हैं। अब हम लोग अगर सेल्स की बात करें बेटा, सेल्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको भी हम समझते अच्छे से कि मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया, उस अकाउंट का नाम रखा मैंने सेल्स अकाउंट। सेल्स कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट ही करते। क्या एंट्री पास करते? हम लोग एंट्री पास करते, कैश सेल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे सपोज कैश सेल था, मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया बाय कैश अकाउंट, यहां पे आपने इसको क्रेडिट किए थे, ठीक है। आपने यहां पे से क्रेडिट किए थे बाय कैश, आपने यहां पे क्या किए थे बेटा? उसको क्रेडिट किए थे। अब जो ये बैलेंस आया आपका साल के आखिरी में, इसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, ये नॉमिनल अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप मुझे बताओ, आपने सेल्स अकाउंट को क्या किया? यहाँ पे आपने सेल्स अकाउंट को वहां पे डेबिट करी, जैसे परचेज अकाउंट के क्रेडिट किए थे ट्रांसफर करते वक्त, यहां पे ट्रांसफर करते वक्त आपने क्या किया बेटा? उसको डेबिट किए। तो आपने इसकी एंट्री क्या पास करे? आपने एंट्री पास करे सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री पास हुई ना ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप अगर देखोगे तो आपने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को क्या किया बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट को आपने क्या किया? यहाँ पे क्रेडिट किया। ट्रेडिंग अकाउंट को क्या किया आपने? यहाँ पे क्रेडिट किया। तो देखो एंट्री क्या पास हुई आपकी? ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी सेल्स टू ट्रेडिंग। तो आपने ट्रांसफर करे इस बैलेंस को, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का आपने यहाँ पे क्रेडिट किए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स दिख रहा है। यहाँ पे आपने ट्रेडिंग को डेबिट किए, परचेज आपको देखो ट्रेडिंग के डेबिट में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप दूसरे अकाउंट भी जो होते हैं आपके, उस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक और चीज यहाँ पे कहने वाली कि आपने जो 11th-12th कॉमर्स से पढ़े होंगे उन्होंने देखे होंगे कि यहाँ पे परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं।
परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते बच्चों। तो जो भी परचेज होता है उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करके जो फिगर आती है फिर उसको हम लोग बाहर लिखते। लेकिन कभी आपने सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? क्यों परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करते? और आपने ये भी देखे होंगे कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते। हमेशा ख्याल रखना, हमारा अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? इंफॉर्मेशन मिले। हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले बेटा? इंफॉर्मेशन। ये हम लोगों का अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है कि मुझको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले बेटा? इंफॉर्मेशन मिले। तो अगर आपने देखे कि परचेज के डेबिट बैलेंस होते तो उसका अपोजिट होता है परचेज रिटर्न, तो उसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो आपने पहली बात तो परचेज में क्यों नहीं एडजस्ट करे? हमने परचेज में इसलिए नहीं एडजस्ट करे कि हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन, आई मीन टू से, जब परचेज की क्या एंट्री पास करते, सपोज आपने कोई क्रेडिट परचेज की, आपने एंट्री पास करे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो आप रिटर्न करे तो एंट्री शुड बी क्रेडिटर टू परचेज, बट वी डोंट पास एंट्री क्रेडिटर टू परचेज, वी पास एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। व्हाट एंट्री वी पास? वी पास एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो आप क्यों एंट्री ऐसे पास करते क्रेडिट टू परचेज रिटर्न? व्हाई वी डोंट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट डायरेक्टली? बिकॉज वी वांट टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन। हम चाहते हैं कि हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो उस तरीके से यहां पर अगर आप देखोगे तो परचेज भी मेरे को अलग से पता चला पूरे साल में कितना हुआ, और परचेज रिटर्न पूरे साल में कितना हुआ वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। अब परचेज के डेबिट बैलेंस होते तो उसका अपोजिट होता परचेज रिटर्न, उसके क्रेडिट बैलेंस होते। तो मैं अगर चाहूं परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में भी लिखूं तो मेरा प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्रेडिट बैलेंस है उसको तो क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए, लेकिन वो परचेज से कनेक्टेड होता है, तो मैं क्रेडिट में लिखूं परचेज रिटर्न के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उसको क्रेडिट में लिखूं या परचेज में से माइनस करूं, बात एक ही। उसी तरह सेल्स की एंट्री हम पास करते क्रेडिट से, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट हम लोग एंट्री पास करते बेटा। लेकिन जब सेल्स रिटर्न होता है तो उसका रिवर्स करते एंट्री होनी चाहिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बट वी डोंट पास एंट्री सेल्स टू डेटर, sorry, yes, we don't pass entry sales to debtor, we pass entry sales return account debit to debtors account. Why? Because we want to get the more information, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते। तो आपने तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करे, अलग अलग सेल्स को अलग, सेल्स रिटर्न को हम अलग अलग इंफॉर्मेशन लेना चाहते, तो आपने सेल्स रिटर्न को तो डेबिट करो, उसका डेबिट बैलेंस आया। हाँ, तो मैं सेल्स रिटर्न को अगर डेबिट में भी यहां पर लिखूं, मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सेल्स रिटर्न सेल्स से कनेक्टेड है और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं सेल्स में से माइनस कर दूं, डेबिट में लिखूं यहां पे या क्रेडिट साइड में माइनस कर दूं, बात एक ही, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसलिए यहां पे माइनस करके बताते, हमको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है। अब मैंने यहां पे एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा यहां पे बेटे, अभी मैं आता हूं आगे। आपने क्रेडिट साइड में क्या लिखे? आपने क्रेडिट साइड में लिखे इनकम और डेबिट साइड में लिखे एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में लिखे इनकम और डेबिट साइड में आपने क्या लिखे? एक्सपेंसेस। क्या अकाउंटिंग जो होती है हमारी, अकाउंटिंग जो होती है, मैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे थोड़ी देर में मैं आता हूं। अब आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बना, हम प्रॉफिट जानना चाहते हैं, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा तो लॉस। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब आपकी क्रेडिट साइड जो है आपका, वो क्रेडिट साइड बच्चों आपका ज्यादा है, वो क्रेडिट साइड आपका क्या है बेटा? ज्यादा है, और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट आएगा। तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट रहेगा। इसे हम बुलाते ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, इसे हम बुलाते ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। क्यों इसे ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा और एक्सपेंस क्या है? कम है। तो इसमें से इसे ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए कहते हैं क्योंकि और कुछ खर्चे भी माइनस होने के बचे हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो पीएनएल अकाउंट में जाता है, इसलिए ग्रॉस बोलते। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस होते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, सो वेयर credit side is more than the debit side when credit side is more than the debit side। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड में क्या? एक्सपेंस है। तो क्रेडिट में इनकम, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है, तो जो बैलेंस आएगा दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर मैंने कहा या तो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो यहां पे जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, एक्सपेंस ज्यादा, डेबिट साइड, तो ये आएगा ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई एक चीज आएंगी। ये कब आएगा आपका? व्हेन
डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये लॉस है, क्योंकि आपके एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम आपकी क्या है, कम है। तो इसको क्यों ग्रॉस के नाम से बुला रहे, क्योंकि और एक्सपेंस अभी एडजस्ट करने का बचा है, एक्सपेंस इनकम, इसलिए ग्रॉस कहते हैं इसको। अब ये चीज हम समझेंगे। वैसे मैं आपकी क्लोजिंग स्टॉक जब एडजस्टमेंट एंट्री जब सिखाऊंगा, जब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा भी कहना चाहता हूं कि क्यों इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा गया है। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक की जब मैं एंट्री आपको सिखाऊंगा, जब मैं बात करूंगा, वी फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैंने इन्वेंट्री चैप्टर में भी आपको जरूर बोलाऊंगा, जो वैल्यूएशन पढ़ा रहा था, क्यों क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्योंकि वहां पर भी आती है इन्वेंट्री चैप्टर में। क्यों क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बिकॉज वी फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस मैचिंग प्रिंसिपल? कि आपने जो सेल्स करे उस इनकम के लिए जो भी खर्चे, वही आपके इस साल के एक्सपेंसेस है। तो मैं आपको वैसे क्लोजिंग स्टॉक के एंट्री के वक्त डिटेल में बात होगी, और ये आपकी इन्वेंट्री चैप्टर में भी ये बात हुई है, मेरे को जब जो ख्याल आ रहा है अभी। अब क्यों आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसीलिए इसको लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसीलिए हम इसको यहां पर लिखते हैं, क्योंकि यहां पे इस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे करे वही आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं, आसान करने के लिए क्वांटिटी में बात करता हूं। मैंने कहा कि ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी थी 10 और मैंने परचेज किया 90 क्वांटिटी। तो 10 ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी थी, सपोज ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी थी सपोज 10, और परचेज की क्वांटिटी सपोज 90। तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास 10 और 90 100 है, और जो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी उसमें आए, जो आपने खर्च किए साल वो भी आए। लेकिन मैंने यहां पे सेल सपोज करा 80, तो ये तो नाइंसाफी है। मैं खर्चे यहां पे 90 क्वांटिटी के बता रहा हूं। मैं खर्चे तो क्वांटिटी में बात करो, अमाउंट में नहीं करो, आपको आसान करने के लिए बेटा। खर्चे यहां पे मैं 10 और 90 100 क्वांटिटी के खर्चे बता रहा हूं, 100 क्वांटिटी के खर्चे बता रहा हूं, और इनकम में यहां पे 80 क्वांटिटी की बता रहा हूं। तो ये लॉजिकली तो सही नहीं हुआ ना, कि एक्सपेंसेस 100 क्वांटिटी के, इनकम 80 क्वांटिटी के, तो आपको तो लॉस आएगा ना। आपने इनकम 80 की बताया क्वांटिटी की, एक्सपेंसेस तो लेकिन आपने 100 क्वांटिटी की बताया। तो अगर आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ जानना, सही जानना चाहते हो आप, तो आपने इनकम 80 क्वांटिटी के बताए, तो एक्सपेंसेस भी 80 क्वांटिटी के बताओ, एक्सपेंसेस भी 80 के क्वांटिटी के बताओ। बात तो सही है सर। अगर आप इनकम 80 क्वांटिटी की बताते हो, तो आप एक्सपेंसेस भी 80 क्वांटिटी के, तो फिर जेन्युइन प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। मगर यहां मैंने कितने एक्सपेंसेस, कितने क्वांटिटी के एक्सपेंसेस बताया? 100 क्वांटिटी के एक्सपेंस बताया। तो अगर इस 100 में से मैं 20 को माइनस कर दूं, ये 100 में से 20 को अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरे एक्सपेंसेस भी 80 क्वांटिटी के हो जाएंगे। बात तो सही है सर। 100 क्वांटिटी जो है, इसमें से 20 क्वांटिटी को हटा दूं, तो मेरे एक्सपेंसेस भी 20 क्वांटिटी के एक्सपेंस को हटा दूं, तो मेरे एक्सपेंसेस भी 80 क्वांटिटी के आएंगे। फिर कंपेयर करते कि इनकम 80 क्वांटिटी कितनी है, एक्सपेंस 80 क्वांटिटी कितना है, तो प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो मैं ये 10 और 90, ये 100 क्वांटिटी में से 20 क्वांटिटी के एक्सपेंस को मैं हटा देता हूं, तो इसमें से माइनस कर दूं, चलेगा। इसमें से माइनस करो, डेबिट में से माइनस करो, ये क्रेडिट में लिखो बेटे, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है। तो आप ये 100 क्वांटिटी के आपने एक्सपेंसेस बताए, कितने के बताए आपने? 100 क्वांटिटी के एक्सपेंस। जस्ट 1 मिनट, ओके चल रहा है, ओके सॉरी। तो 100 क्वांटिटी के आपने क्या बताया बच्चों यहाँ पे? 100 क्वांटिटी के आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस बताए। तो 100 क्वांटिटी के आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस बताए, और इनकम आपके 80 को, तो ये 20 क्वांटिटी के एक्सपेंसेस को अगर इसमें से हटा दूं मैं 100 में से, तो यहां पर 80 के एक्सपेंस, 80 की इनकम, फिर कंपेयर करो। तो मैं इसमें से यहां से हटाऊं या क्रेडिट में लिखूं, बात है कि नेट इफेक्ट तो ये ना 100। अच्छा, मैचिंग प्रिंसिपल देखो, डेबिट में 100 क्वांटिटी लिखो, क्रेडिट में भी 80 और 20, 100 आ गई। तो ये 20 को क्रेडिट में लिखूं या इसमें से माइनस करूं, बात एक ही है। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट को, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ओके, और मैचिंग प्रिंसिपल होता है, ये उसका लॉजिक होता है। वैसे तो अभी अकाउंटिंग एंट्रीज जब मैं आपको सिखाऊंगा, एडजस्टमेंट एंट्री, जब हम उसके बारे में बात करेंगे। एक और चीज बच्चों अभी लिख के यहां पे मैं रख देता हूं, क्योंकि आगे चल के ना इसके बारे में कोई डिस्कशन होने वाला है। जब वो डिस्कशन होगा, जब मैं यहां से कनेक्ट करूंगा, लेकिन सिर्फ अभी मैं लिख के रख दे रहा हूं।
क्या सर लिख के रख दे रहे हो जिसके बारे में आगे आप डिस्कशन करने वाले हो? एक चीज होती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको COGS शॉर्टकट ऐसे बच्चे बुलाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू, जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS। व्हाट इज COGS? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैंने अभी रेफरेंस के लिए सिर्फ लिखा हूं, इसके बारे में अपन बाद में बात करने वाले, क्योंकि आगे चल के इसका कहीं पे डिस्कशन होने वाला है बच्चों। ओके, सो यहां पे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अभी मैंने आपसे यहां पे बात किया, तो आज हमें 1.5 आवर होने पे आ रहा है, सिर्फ बेसिक आइडिया दिया आपको, ठीक है। सो अभी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करते। अभी अपन ने क्या डिस्कस करे कि बेसिक आइडिया अभी सिर्फ यहाँ पे। सो यहाँ पे एंट्रीज भी पास करना है फिर, ठीक है। अब इसके बारे में क्या करेंगे बच्चों, अपन नेक्स्ट सेशन से इस पे क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अभी सिर्फ इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन अपन ने कवर करे, सारी चीज हर चीज है, खूब क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, बिल्कुल भी घबराना नहीं। सो नेक्स्ट सेशन में अपन ये तो एक काम करते, मैं चाह रहा था बस जल्दबाजी में ना हो, बस वो मेरा मेन पर्पस है, ठीक है। ओके चलो, नहीं तो अभी कर लेते, ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस करें, इस पे क्वेश्चन कर लेते। अब आप लिखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 188। आप लिखेंगे और देखो इसका ना ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपकी बुक्स में, ये बुक में ऑलरेडी प्रिंटेड, उसको अभी मत देखना, रटोगे ऐसे बहुत से आइटम्स वहां लिखे, उसको रटोगे तुम देख के, कुछ भी मत रटना, जैसे मैं आपको कहूंगा बस वैसे आपको मेरी सुनना है, ठीक है। सब आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, अभी होमवर्क भी हर रोज आपको होमवर्क मिलता है, नाम कुछ दिया, अच्छा चलो यहाँ पे आएंगे आप पहले, ये ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, परचेज 6,72,000, कैरेज इनवर्ड 30,000, wages 50,000, sales 11 lakh, return inward 1 lakh, return outward 72,000, closing inventory 2 lakh. Required from the above information prepare, क्या बनाने उसने पूछा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर। तो जर्नल एंट्री ट्रांसफर वाली पूछा है, जो मैंने आपको अभी सिखाया ना, यहाँ पे ये जो ट्रांसफर होता है, इसकी एंट्रीज मैं और बताऊंगा अभी अपन पास करें, पहले अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ओके। सो यहां पे आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ABC, ओके, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स, ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st March 2020। सो यहां पे March 2020, इसको आप अराउंड 8 to 10 लाइंस का ड्रॉ करेंगे। डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है। अभी अपन सिंपल वाली चीज बात करें कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बने, फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट नहीं है अभी, फिर P&L सिखाऊंगा, फिर बैलेंस शीट सिखाऊंगा, फिर अपन फुल फ्लेज वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अपने से क्या कहा उसने, ओपनिंग इन्वेंट्री कहां लिखते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, तो ये अपनी क्या है, इस साल का खर्चा, क्योंकि इस साल अपन इसको बेच रहे, तो जो बेचे अपन है जो इस साल, उससे रिलेटेड एक्सपेंस डजंट मीन पेकअप की, तो आपने जो सेल करे उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस इस साल, तो आपने इस साल ओपनिंग स्टॉक को बेचे, तो इस साल का खर्चा है।
इसकी एंट्री क्या होती है ना आपकी क्लोजिंग स्टॉक, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज जब आएंगी जब अपन और बात करेंगे। वैसे वैल्यूएशन वाले चैप्टर में वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। सो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, टू ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख। परचेज एक्सपेंस है 6,72,000, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे आप, मैं बताता हूं क्यों, अभी आप इनर कॉलम में लिखेंगे टू परचेज 6,72,000। देन कैरेज इनवर्ड, तो परचेज करते वक्त जो कैरेज का खर्चा होता है ये वो है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एक एक आइटम को समझना है आपको। सो कैरेज इनवर्ड क्या है, जो परचेज करते वक्त आपने जो एक्सपेंसेस किए, परचेज करते वक्त कैरेज के जो खर्चे, इनवर्ड परचेज करते वक्त 30,000। तो एक लाइन के स्पेस रखना परचेज के बाद, फिर लिखना वहां पे कैरेज इनवर्ड्स 30,000, कैरेज इनवर्ड हाउ मच 30,000। उसके बाद वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते 50,000, टू वेजेस एक्सपेंस सारे डेबिट में लिखना आप 50,000। सेल्स है आपका 11 लाख, इनकम क्रेडिट में लिखना बाय सेल्स, उसे इनर कॉलम में लिखेंगे, मैं बताता हूं क्यों, आप अभी लिखो 11 लाख। रिटर्न इनवर्ड, अब इसको अच्छे से समझना बेटे, कौन सी चीज इनवर्ड होंगी, कौन सी चीज अपने पास रिटर्न होंगी जो कि इनवर्ड अपने पास आई, इनवर्ड अपने पास आई बच्चों। तो कौन सी चीज जो आपने बेचे वही रिटर्न इनवर्ड, वापस अपने को किसी ने किया, जो अपन ने बेचे वही चीज वापस होगा। सो रिटर्न इनवर्ड एक्चुअल में होता है सेल्स रिटर्न, उसको रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये जो रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब अपने पास से गया, जो अपन ने किसी को रिटर्न कर। तो अपन कौन सी चीज रिटर्न करेंगे, जो अपन ने क्या किया बच्चों, परचेज किए। तो ये होता है आपका रिटर्न आउटवर्ड, जो होता है वो आपका होता है परचेज रिटर्न, वो आपका क्या होता है परचेज रिटर्न, वो आपका होता है। सो रिटर्न इनवर्ड कौन सी चीज होती है, जो आपने सेल्स करे थे वो किसी ने अपने को रिटर्न किया तो इन हुआ, इनवर्ड आया। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो हमने हमारे पास से गया, तो हमारे पास से कौन सी चीज रिटर्न जाएंगी, जो हमने परचेज की। सो आपने सेल्स रिटर्न को किस में से माइनस करते, सेल्स में से। वैसे सेल्स रिटर्न के डेबिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि हम एंट्री पास करते हैं सेल्स की डेटर टू सेल्स, उसका रिवर्स सेल्स रिटर्न की सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो आप डेबिट में लिखो या सेल्स में से माइनस करो, बात एक ही होती है। आप डेबिट में लिखो या क्रेडिट में क्या करें पर माइनस करें, बात एक ही है। मगर एक ही रिलेटेड उस सेल्स से ही कनेक्ट रहता है, इसलिए उसको यहां पे माइनस करके बताया जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न वर्ड उन्होंने क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज किया, तो आप भी रिटर्न इनवर्ड ही करिए। रिटर्न इनवर्ड वो क्या अमाउंट है 1 लाख। सो यहां पे आपका नेट सेल आ जाएगा, दैट इज 10 लाख, दैट इज हाउ मच 10 लाख। उसके बाद है आपका रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जो आपने परचेज किया आपके पास से गया। तो ऐसे परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप इसको क्रेडिट में लिखो परचेज रिटर्न को, या परचेज में से डेबिट में से माइनस करो, बात एक ही है। सो लेस रिटर्न इन रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड कितना अमाउंट है 72,000, तो 6,72,000 माइनस 72, ये आपका कितना अमाउंट आया आपका 6 लाख। तो आपका नेट परचेज आ गया 6 लाख। उसके बाद ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। सो बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 2 लाख, तो आपने यहां पे लिखे 2 लाख। तो आपने सारे आइटम लिख लिए। अब अपने को ये देखना है कि अपने इनकम साइड क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है ना एक्सपेंस की, डेबिट साइड की। तो जो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा तो लॉस। तो क्रेडिट साइड की टोटल है 10 लाख और 2 लाख 12 लाख, 12 लाख। ये 12 लाख में से आप
-1 लाख, -6 लाख, -30,000, -50,000, ये आया आपका 4,20,000 का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हम इससे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ये अपन कैरिड डाउन करते, कहां पे कैरिड डाउन करते, ये जाता है आपका पीएनएल अकाउंट पे, तो इसे ट्रांसफर टू, अभी सीखेंगे जब हम पीएनएल अकाउंट जब सिखाऊंगा ना, जब आपको बताऊंगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों ट्रांसफर करते बच्चों, क्योंकि इस प्रॉफिट में से और एक्सपेंस अभी माइनस करने के बचे, और एक्सपेंसेस अभी माइनस, जो नेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचे ना, तो आप इसको पीएनएल में ट्रांसफर करते इस प्रॉफिट को, फिर वहां पे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके जो प्रॉफिट है तो उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। वो कैसे ट्रांसफर करते हो अपन बात करेंगे जब अपन पीएनएल अकाउंट सीखेंगे। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया बेटा, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमको बोला कि एंट्रीज भी पास करो, एंट्रीज भी पास करो, ट्रांसफर एंट्री। बहुत सिंपल है, जो आपके यहां पे डेबिट में आपने करे हो, ये ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करे, लेकिन जो भी अकाउंट से आया है ये, तो वहां पे ऑब्वियसली आपने क्रेडिट करो, ट्रेडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये देखो यहां पे आपने ट्रेडिंग में जो भी डेबिट करे हो वो कोई अकाउंट से है, जैसे परचेज का बताया था, तो ये परचेज अकाउंट से आया था बेटे, तो आपने जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे हो वो कहां से आया, वो रिस्पेक्टिव अकाउंट से आया, ये स्टॉक अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये कहीं से आया है, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट है, याद रखना ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो जब ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये आया है, अकाउंट को आपने डेबिट किया ट्रेडिंग अकाउंट को, तो कोई अकाउंट का आपने क्रेडिट करे, तो ये रिस्पेक्टिव अकाउंट से आया, तो वहां पे इनको क्रेडिट करे, जो यहाँ पे क्रेडिट में लिखे, तो ट्रेडिंग अकाउंट को आपने क्रेडिट करे, तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट को क्या करे, आपने ट्रांसफर करते हो, डेबिट करे, तो वो ट्रांसफर वाली वो क्लोजिंग एंट्री कहते, तो क्लोजिंग एंट्री उसने हमने क्वेश्चन में वो भी पूछा, तब आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ in the books of Messrs ABC Traders, ठीक है, ये ट्रांसफर एंट्रीज अपन यहां पे पास कर रहे हैं, सॉरी क्लोजिंग एंट्रीज, जो क्लोजिंग एंट्रीज है आपकी वो अपन पास कर रहे हैं, तो इसको आप एक पेज का ड्रॉ कर लेंगे, एक पेज का आप इसे ड्रॉ कर लो, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ओके, एक पेज का आप इसको ड्रॉ करो, ये क्लोजिंग एंट्रीज है, नॉमिनल अकाउंट सारे ट्रेडिंग पीएल में, तो उसकी एंट्री बेटा, तो साल के आखिरी में पास होती है, साल है आपका 2020, साल के आखिरी दिन मार्च 31, मार्च 31। अब ध्यान से बेटा, इस ट्रेडिंग अकाउंट को आप यहां पे देखना, लेकिन ना पहले आपने इसको अच्छे समझना, ये जो रिटर्न आउटवर्ड है बेटा आपका, ये रिटर्न आउटवर्ड आप बोलेंगे डेबिट में लिखी तो एंट्री पास हुई ट्रेडिंग टू रिटर्न आउटवर्ड, ना 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 ना, ऐसा नहीं कहना, रिटर्न आपने यहाँ पे माइनस करे, रिटर्न आउटवर्ड का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, रिटर्न आउटवर्ड का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कहता हूं, ये मैंने यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बनाया, ठीक है, इसको आप परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ये कौन सा परचेज रिटर्न अकाउंट है बेटा, तो आपका इस परचेज की एंट्री पास करते परचेज टू क्रेडिटर, तो अगर इसका रिटर्न हुआ तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो आपने परचेज रिटर्न अकाउंट के आपके क्रेडिट साइड में 72 लिखा हुआ है, तो आप इसको ट्रांसफर कर रहे 72,000 को ये ट्रेडिंग अकाउंट में, मगर यहां पे ख्याल रखना अपन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करें, लेकिन किस में एडजस्ट करे बेटा, परचेज में, किस में एडजस्ट करे, आप देखो यहाँ पे किस में एडजस्ट करे अपन, परचेज में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में गया, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में आपने परचेज में एडजस्ट कर उसको, ठीक है, 72,000, सो आपने कौन से अकाउंट को डेबिट करे, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को डेबिट करे, ठीक है, तो आप इसकी एंट्री पहले पास कर लो, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 72,000 टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट परचेज में एडजस्ट कर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज में एडजस्ट कर, इसलिए मैंने किया, ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे टू परचेज अकाउंट,
to purchase account. How much? 72,000. Being the transfer of return to purchase account. ओके अब बाकी चीजें जो आपने ट्रेडिंग के डेबिट में करे उसको अपन आप लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को आपने डेबिट करे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, पहला आपने देखो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करे किसके अगेंस्ट में? पहले ओपनिंग स्टॉक। सो यहां पे लिखो टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू ओपनिंग इन्वेंट्री ओके कितना आपका 1 लाख। तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, सारे आइटम की मैं टोटल करूंगा। और क्या ट्रेडिंग को डेबिट किया? परचेज को। तो परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट अब 6 लाख। अभी ना इसको थोड़ा समझना बेटा कि क्यों मैंने यहाँ पे 6 लाख लिखा परचेज में, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। अब क्या हुआ कि ये है आपका परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में बैलेंस तो आपका क्वेश्चन में आप 6,72,000, 6,72,000 आपको दिया है। ओके जस्ट 1 मिनट। ठीक है ये आपका ओके अब इसको समझना बेटा। आपने परचेज कितना दिया आपको क्वेश्चन में? 6,72,000, लेकिन आपने यहाँ पे उसको परचेज में, आपने परचेज रिटर्न जो था वो परचेज में ट्रांसफर करे कितना? आपने 72,000। तो आप अगर देखो तो आपने एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट में कितना ट्रांसफर करे? 6,72,000 माइनस 72,000, तो ये आया आपका 6 लाख। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट में कितना गया परचेज अकाउंट से? आपका 6 लाख, क्योंकि 72 परचेज रिटर्न उसमें एडजस्ट हुआ। तो आपने इनर कॉलम में होता है 672 माइनस 72 6 लाख। तो ट्रेडिंग में कितना गया? 6 लाख, इसीलिए यहाँ पे कितना दिख रहा है? 6 लाख। ये अकाउंट से समझना बेटा। तो परचेज क्वेश्चन में 672 दिया। परचेज एक एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न हुआ 72, तो आपने उसको परचेज में एडजस्ट करते 72 है। तो एक्चुअल में कितना गया आपका ट्रेडिंग में? 6 लाख। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे ये आपका गया परचेज में कितना गया? 6 लाख परचेज से ट्रेडिंग अकाउंट में। टू फिर वहां कुछ एक्सपेंसेस भी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अकाउंट से गया 30,000। ओह ओके यस। टू वेजेस अकाउंट 50,000। इसकी टोटल करो 1 लाख प्लस 6 लाख प्लस 30 प्लस 50, ये आपका 7,80,000, 7,80,000 being the transfer of balances of opening inventory, purchase, carriage inward and wages. ओके wages। अब उसके बाद क्रेडिट साइड में अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे बाद में बात करेंगे। अभी क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे आओ तो क्रेडिट साइड में आप देखो सेल्स है, लेकिन सेल्स में ना आपने सेल्स वैसे 11 लाख, उसमें 1 लाख रुपए सेल्स रिटर्न आपने ट्रांसफर की। तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री जब आपने ट्रांसफर की होंगी? अगर मैं आपको समझाने यहाँ पे लिखता हूँ, मैं ना आपको ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सब बनाया। ओके अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न, आप सेल्स की क्या एंट्री पास करते हैं? डेटर्स टू सेल्स, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अब सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, तो आप उसको ट्रांसफर करो सेल्स में, एडजस्ट करो, तो एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूं। आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाया बेटा,
अब उसका उसमें कितना बैलेंस दे रहा है क्वेश्चन में, उसमें दे रखा है सेल्स रिटर्न में आपको 1 लाख रुपए। तो सेल्स की एंट्री पास है डेटर्स टू सेल्स, सेल्स रिटर्न की सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, तो आपने उसके डेबिट में 1 लाख रुपए लिख रखे हो। अब ये जो बैलेंस आ रहा है आपका 1 लाख रुपए का, ये जो बैलेंस आया आपका, इसको आप ट्रांसफर कर रहे सेल्स अकाउंट में, एडजस्ट कर रहे नेट इफेक्ट लेने के लिए। तो आपने कौन से अकाउंट को क्रेडिट करे बेटा, सेल्स रिटर्न को। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करें, आप किस में एडजस्ट कर रहे, सेल्स में। तो आप सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करोगे, किस अकाउंट को डेबिट करोगे, सेल्स को। तो एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट 1 लाख। यहाँ पे सेल्स रिटर्न को नहीं दूसरे नाम से बोला, उसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। हाउ मच, 1 लाख। बीइंग the transfer of returns to sales account, ओके, टू सेल्स अकाउंट। अब आप देखो सेल्स का बैलेंस कितना दिया था, नेक्स्ट एंट्री में बताओ सेल्स का बैलेंस कितना दिया था आपको क्वेश्चन में, उसने 11 लाख, आपने 1 लाख एडजस्ट कर, तो सेल्स में भी बैलेंस कितना बचा, 10 लाख। वो 10 लाख ट्रेडिंग में जाएगा। यहां पे अब आप लिखेंगे देखो, आप खुद सोचो, ये अभी सेल्स अकाउंट, ये अब कौन सा अकाउंट है बच्चों, सेल्स अकाउंट। सेल्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्वेश्चन में दिया 11 लाख रुपए। अब आपने अभी ट्रांसफर कर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो आपने अभी सेल्स को डेबिट करे 1 लाख रुपए से, 1 लाख। तो आपका बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10 लाख। तो ये 10 लाख आप ट्रेडिंग में ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे आपने वहां इनर कॉलम में एडजस्ट करके बताए थे, देखो ये देखो 10 लाख ही है आउटर कॉलम पे। ओके, सो आपने कौन से अकाउंट को डेबिट किया बच्चों, सेल्स अकाउंट का डेबिट करे, कहां ट्रांसफर करे, ट्रेडिंग में। सो क्या एंट्री पास होंगी, सेल्स अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट 10 lakhs to trading account, 10 lakhs being the transfer of balance of sales account to trading account। ओके, आप क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री पास होती है, इन्वेंट्री चैप्टर में भी आपने पढ़े, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, वो क्वेश्चन में दिया 2 लाख रुपए, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख, being the incorporation of value of closing inventory, अब आपने एक लास्ट चीज बेटा, यहां पे जो आपका प्रॉफिट दिया ना, ये आपने किस अकाउंट को डेबिट किया बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया आपने 4,20,000 से, और आप कहां ट्रांसफर करें, पीएनएल। तो पीएनएल अकाउंट को क्या करेंगे आप, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री पास होंगी यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,20,000 being the transfer of gross profit ओके,
सो ये जो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। यहाँ ट्रेडिंग हमने पढ़े तो इसलिए सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में यहाँ बात हुई है। और जो ट्रेडिंग का बैलेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग और आगे की चीजें देखेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट एंट्रीज। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, चीजों को सोचो, जब भी मजा है बेटा। मैंने आज जो पढ़ा है आपको, आपने भी सोचना बैठ के अभी, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आज कोई होमवर्क नहीं आपको, एक कल के सेशन में भी शायद मैं आपको होमवर्क ना दूं, उसके बाद होमवर्क देना शुरू करूं। लेकिन सोचो, ये जो हमारी जो बैच चल रही है इसमें कई क्वेश्चंस, कई भी इस मटेरियल में जो आपके जो लेटेस्ट मटेरियल आपके पास है उसमें कई क्वेश्चंस ऐड करेगा बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। अगले 4 चैप्टर हमारे बहुत, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी है लेकिन उसको थ्योरी को छोड़ के जो उसके अलावा जो दूसरे 4 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजे के, अच्छे से हम पढ़ेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझेंगी। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया, बस आपको क्या करना है उसको एक बार रिवाइज करना है और चीजों को क्या करना है बच्चों, सोचना है। आपको सोचना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। टेक केयर, बाय बाय।